Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, as you all know that कि हम लोग आज कल कवर कर रहे हैं आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहां पर कि हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करें अपने प्रीवियस पार्ट की, तो उसमें हमने बेसिक रिसर्च, और आपकी अप्लाइड रिसर्च, इस तरह से हमने कुछ रिसर्चेस डिस्कस की थी। और आज जो हमारी बाकी की रिसर्च कुछ टाइप्स रह गए थे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उतना ज़्यादा आपको इसको वॉच करना है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बारी रिवाइज करा दे रही हूँ कि हमने ऑलरेडी हम क्या स्टडी कर चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने सबसे पहले बेसिक और अप्लाइड रिसर्च पढ़ी थी। हमने जाना था कि जो बेसिक रिसर्च होती है उसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही था आपका जो सेशन था वो बाइलिंगुअल था। एग्जाम्पल्स वगैरह भी कुछ दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देख लिया था। अब हमको आज एनालिटिकल रिसर्च देखना है। तो हमने बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्कस कर लिया था, और आज हम एनालिटिकल रिसर्च के साथ अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इन एनालिटिकल रिसर्च, अगर हम एनालिटिकल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको फैक्ट्स का और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यानी कि एनालिटिकल रिसर्च में जो पहले से अवेलेबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्चर्स के द्वारा। ठीक है, और फिर वो उसको एनालाइज करते हैं, जो फैक्ट और जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको एनालाइज करते हैं टू मेक अ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द मटेरियल, ताकि जो मटेरियल है उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन कर सकें। जैसे कि यहाँ पर जो बात हो रही है एनालिटिकल रिसर्च की, यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे आप लोग कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उस मटेरियल के लिए ऑलरेडी जो है उसके कुछ फैक्ट्स होंगे, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई होगी। उस इन्फॉर्मेशन को रिसर्चर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि वो उसका जो है वो बेहतर तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दे सके। ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सके कि वो अच्छी है या नहीं। ये जो है एनालिटिकल रिसर्च में होता है। तो ये देखिए, विश्लेषणात्मक अनुसंधान में शोधकर्ताओं को पहले से उपलब्ध जो भी तथ्य या सूचनाएं होती हैं उनका उपयोग करना होता है, और सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए इनका विश्लेषण करना होता है। तो एनालिटिकल रिसर्च, जैसे कि आप एनालिटिकल नाम से ही समझ रहे होंगे कि आपको करना क्या है, एनालिसिस करना है। तो बात अगर एनालिसिस की आएगी तो एनालिसिस आप किस चीज़ पर करोगे, तो एनालिसिस आप किसी उस चीज़ पर ही तो करोगे जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहले से जो चीज़ अवेलेबल होगी आप उस पर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। एनालिटिकल रिसर्च क्या है, एनालिसिस करना है। किस पे करना है, जो पहले से आपके प्रेजेंट उपयुक्त, तो आपके लिए पहले से आपके लिए अवेलेबल है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है। आप हमारी जो थर्ड रिसर्च है वो है आपकी क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। अब देखिए, क्वांटिटी में आप क्या बताते हो, यहाँ बताया जाता है मात्रा। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की क्या होगी, मात्रा होगी। यहाँ पर जो क्वालिटेटिव है ये क्या होता है, आपका गुण होता है। ठीक है, उसकी विशेषता होती है, और ये मात्रा होती है। तो ये रिसर्च की हमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को स्टडी करना है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये आपकी किस पे बेस होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्वांटिटी का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पर आप जो भी क्वांटिटी है उसका क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में
क्वांटिटी का मेज़रमेंट किया जाता है या फिर जो भी अमाउंट है उसका मेज़रमेंट किया जाता है कि वो कितना है, किलोग्राम में है, ग्राम में है, लीटर में है, क्या है। इट इज़ एप्लीकेबल टू फेनोमेना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और ये उन सभी फेनोमेना पे अप्लाई किया जाता है इस रिसर्च को जिनको कि हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्वांटिटी में आप किस किस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसको करेंगे। अगर हम बात करें कि क्वांटिटी किस चीज़ की, किसी वस्तु की होगी, किसी पदार्थ की होगी, है ना। मैं आपसे बोलूं कि कितने किलो सेब आप लेकर आए हो, तो ये क्या है, क्वांटिटी। आप बता रहे हो कि कितने किलो सेब आप लाए हैं, ठीक है। तो मात्रात्मक बनाम गुणात्मक अनुसंधान। तो मात्रात्मक शोध मात्रा या राशि के मापन पर आधारित होता है। यह उन परिघटनाओं पर लागू होता है जिन्हें मात्रा के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हम बात करें दूसरी तरफ, इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव फेनोमेना। यहाँ पर क्या होता है, विशेषताएं बताई जाती हैं, गुणात्मक विशेषताएं यहाँ पर बताई जाती हैं। तो वो फेनोमेना जो कि क्वालिटेटिव के साथ में संबंधित होते हैं उनको क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कि वो फेनोमेना जो कि रिलेट करते हैं या फिर इन्वॉल्व करते हैं कोई भी क्वालिटी और कोई भी प्रकार। तो रिसर्च डिज़ाइन जो होती है टू फाइंड आउट, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वो पता लगाती है कि कैसे पीपल फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या पीपल सोचते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो वो क्या है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। मतलब अगर मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नेम प्रोवाइड करूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि बेसिकली मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश में है डिस्ट्रिक्ट बरेली, तो यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैं यहाँ के कॉलेजेस के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो MJPRU यूनिवर्सिटी चलती है, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस जो है वो अफिलिएटेड है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो अफिलिएटेड है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस दे दूँ, जैसे कि मैं बरेली कॉलेज दे देती हूँ, ठीक है, बरेली कॉलेज बरेली, ठीक है। दूसरा मैं KCMT दे देती हूँ, खंडेलवाल, ठीक है, KCMT। दूसरा मैं राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट दे देती हूँ, ठीक है, फ्यूचर दे देती हूँ, ठीक है। तो ये और एक सिद्धिविनायक, तो ये 5 जो है मैंने इंस्टीट्यूशंस आपको बता दिए, ठीक है, बरेली कॉलेज, KCMT, राष्ट्रीय, सिद्धिविनायक और फ्यूचर इंस्टीट्यूट। अब मैं इनसे कहूँ इनके बारे में मैं कोई सर्वे करूँ, ठीक है, कोई रिसर्च करूँ, तो मैं लोगों से ये पता लगाने की कोशिश करूँ कि वो इन पर्टिकुलर स्कूल्स के बारे में जो है वो क्या फील करते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर उनको, मतलब अब जब वो अपने अलग अलग लोग, मान लीजिए मैंने 100 लोगों को एक पेपर फिल करने को दिया था, उसमें मैंने ये 5 इंस्टीट्यूशंस लिखे थे और मैंने वहाँ पर उनको दिया था कि आप किसको बेस्ट मानते हो, और मैंने खुद ही अपनी साइड से दे दिया था, ठीक है, कि अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर किसका अच्छा है तो अब ये इनमें से किसी एक को ही इनको टिक करना है। तो इस तरह से मैं ये पता लगाती हूँ कि क्या क्या, और फिर अगर मैं कहती हूँ अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए कि यहाँ पर एडमिशन लेना क्यों चाहिए, तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये रिसर्च करके जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस बात का पता लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी किसके साथ जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो अच्छा होगा मेजॉरिटी उसी के साथ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। टू अप्लाई क्वालिटेटिव रिसर्च इन प्रैक्टिस इज रिलेटिवली अ डिफिकल्ट जॉब। क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रैक्टिस में रखना एक थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड देयरफॉर वन शुड सीक गाइडेंस फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो इसलिए जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी बोला ना कि हम लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी देख ली, बट कभी कभी हो सकता है मेजॉरिटी गलत हो, मेजॉरिटी गलत के साथ हो, है ना। तो इस बात का पता लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च है थोड़ी सी टफ है, क्योंकि हम वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं उसकी बेसिस पर रिसर्च करें, उसकी बेसिस पर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी में देखेंगे दूसरी ओर गुणात्मक शोध का संबंध गुणात्मक घटना से है, यानी गुणवत्ता या फिर प्रकार से संबंधित या शामिल होने वाली घटना। लोग कैसा महसूस करते हैं या वो किसी विशेष विषय या संस्थान के बारे में क्या सोचते हैं, ये पता लगाने के लिए शोध डिज़ाइन एक गुणात्मक शोध है।
व्यवहार में गुणात्मक अनुसंधान को लागू करना अपेक्षाकृत कठिन काम है और इसलिए प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी रिसर्च आएगी कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। अब कंसेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है? देखिए, कंसेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थियरी। याद रखिएगा कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज देखने को मिलेंगे और कोई थियरी होगी। तो कंसेप्चुअल आइडियाज आपके एब्स्ट्रैक्ट से और थियरी से रिलेटेड होते हैं। इट इज जनरली यूज बाय फिलोसफर्स। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलोसफर्स के द्वारा जनरली किस टाइप की रिसर्च को फॉलो किया जाता है या यूज किया जाता है? तो कंसेप्चुअल रिसर्च को जनरली फिलोसफर्स के द्वारा जो है वो यूज किया जाता है। एंड थिंकर टू डेवलप न्यू कंसेप्ट। अब यहाँ पे जो फिलोसफर्स होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, वो उसको यूज करते हैं ताकि वो नए कंसेप्ट्स को क्या कर सके? डेवलप कर सके और उनको रीइंटरप्रेट कर सके। जो पहले से आपके बने हुए कंसेप्ट्स हैं उनको दोबारा से जो है वो रीइंटरप्रेट कर सके। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने सभी ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपकी जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली अभी नेम याद नहीं आ रहा, हो जाता है कभी कभी एकदम माइंड से स्किप हो जाता है, जहाँ पर हमारे वो होते हैं, मतलब सारे हम सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं, सारे हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, सबको हम एक एक उसमें रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेंडलीव की होती है, मॉडर्न है। अब ये ऐसे याद आ रहा है मुझे और बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आप समझ, अगर जिसको हो जाता है कभी कभी माइंड से बहुत ज़्यादा स्किप हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ याद करने की, बट मुझे याद नहीं आ रहा, तो चलिए छोड़िए। मैं सिर्फ आपको एक बताना चाह रही हूँ कि कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब ये है कि पहले से जो भी कंसेप्ट बने हुए थे उनको रीइंटरप्रेट कर दिया। तो जैसे आपने देखते होंगे कि जैसे आप उसमें ही, आपको मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो क्या है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स होते हैं। ठीक है ना? लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल, यस अब आया। तो देखिए पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि इतना टाइम आपको मैंने वेस्ट किया। तो पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पहले आई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाद में आई थी। वहाँ पर जो था कि जो ब्लॉक्स रहे थे उन ब्लॉक्स में थोड़ा सा चेंजेस आया, एटॉमिक नंबर्स का थोड़ा हेर फेर रहा। ठीक है, तो ये पहले से मेंडलीव अगर मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो वो पहले से बनी हुई थी और उसी को रीइंटरप्रेट करके जो है वो क्या बनाई गई? आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो उसको हम किस रिसर्च के अंतर्गत लेंगे? उसको हम कंसेप्चुअल रिसर्च के अंतर्गत लेंगे। क्लियर है? वैचारिक बनाम अनुभवजन्य शोध। अब देखो, वैचारिक शोध वह है जो कुछ अमूर्त विचारों या सिद्धांत से संबंधित है। यह आमतौर पर दार्शनिक और विचारक द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने या मौजूदा लोगों की पुनर्व्याख्या करने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च बेसिकली क्या है? तो एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस। किस पर निर्भर करती है? एक्सपीरियंस पे। एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होगा? एक्सपीरियंस मैटर करेगा और ऑब्जर्वेशन, खुद से, मतलब अकेले से आप ऑब्जर्व किया हुआ हो। ऑफन विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर सिस्टम एंड थियरी। ये जो है वो एक तरह का डेटा होता है जो कि किस पर, मतलब इट इज डेटा, ये क्या है? एक डेटा है जो कि बेस्ड है किस पर? रिसर्च पर। कमिंग अप विद कंक्लूजन, जो किसके साथ निकल के आ रहा है? कंक्लूजन के साथ निकल के आ रहा है। विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अनुभवजन्य शोध अकेले अनुभव या अवलोकन पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। अक्सर प्रणाली और सिद्धांत के लिए उचित सम्मान के बिना ये डेटा आधारित शोध है जो निष्कर्षों के साथ आता है, जो अवलोकन या प्रयोग द्वारा सत्यापित किए जाने में क्या होता है? सक्षम होता है। अगली हमारी रिसर्च है डायग्नोस्टिक स्टडीज। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल आप समझ जाएंगे डायग्नोस का मतलब क्या होता है। डायग्नोस सेंटर्स आपने देखे होंगे, वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पता लगा जाता है समस्या का कि क्या परेशानी है, ट्रीटमेंट होता है। तो डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो जो ये डायग्नोस्टिक स्टडी होती है ये कंसर्न विद द डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स। यहाँ पर डिस्कवर किया जाता है और कुछ वेरिएबल्स को क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। उनके एसोसिएशन और उनके डिसएसोसिएशन के रिस्पेक्ट में उनको टेस्ट और डिस्कवर किया जाता है। इट इंक्वायर्स इनटू द बेसिक नेचर। अब ये किसके
बारे में इंक्वायरी करता है। तो ये देखिए बेसिक नेचर के बारे में इंक्वायरी करता है। बिल्कुल, अगर हम आप बीमारी की बात करें, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले आपसे जानना चाहता है कि बेसिकली आपका पहले नेचर क्या था, चेंजेस क्या आए हैं, ठीक है। तो ये आपका इंक्वायर करता है कि बेसिक नेचर कैसा था एंड कॉज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम आप में है उसका कारण क्या है ना। डॉक्टर से यही तो पूछते हैं कि मान लीजिए अगर आपको खांसी हो रही है तो वो आपसे पूछेंगे आपको खांसी कब से देखने को मिली। अब आप बताओगे कि 3-4 डेज हो गए। अच्छा ठीक है, अच्छा इससे पहले कभी आपको खांसी आई? तो ये क्या था, ये बेसिक नेचर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट वगैरह उड़ने से भी खांसी आ जाती है, कि डस्ट आ गई ज़्यादा, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स डस्ट या कोई रीज़न रहता है, तो वो आपका नेचर जानने की कोशिश करेंगे कि आपको खांसी आती है मतलब या फिर नहीं आती है। तो आप बताओगे नहीं मुझे तो कभी खांसी नहीं हुई। तो ये क्या था, आपका बेसिक नेचर था कि आपको कभी खांसी हुई ही नहीं, लेकिन अब आपको खांसी हुई है तो कारण क्या रहा है। अब वो आपसे पूछेंगे कि अपने आने कुछ दिनों में जो है वो किस चीज़ क्या मतलब खाया क्या पिया। अब आप बताओगे कि आपने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स खाई, आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी, तो अब वो थोड़ा सा यहाँ पे पता लगाएंगे कि अच्छा ये आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की वजह जिस वजह से आपको खांसी हो रही है, ठीक है। तो ये जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है इसमें क्या होता है, आपके बेसिक नेचर के बारे में इंक्वायरी की जाती है पहले तो, और फिर पता लगाया जाता है कि ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो डायग्नोसिस करस्पॉन्ड्स टू द फैक्ट फाइंडिंग एस्पेक्ट ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये डायग्नोस्टिकल बिल्कुल क्लिनिकल है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नैदानिक अध्ययन इसको कहा जाता है। नैदानिक अध्ययन का संबंध कुछ चरों की उनके साहचर्य और विसंबद्धता के संबंध में खोज और परीक्षण से है। यह मौजूदा समस्या की मूल प्रकृति और कारण के बारे में जो है वो पूछताछ करता है। अपने व्यापक अर्थ में निदान नैदानिक अभ्यास के तथ्य खोजने वाले पहलू से मेल खाता है। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ जो होती है वो एप्लीकेबल रहती है टू द इंस्टेंस लाइक सोल्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। भी अब आपको डॉक्टर तुरंत आपको रिलीफ मिले ऐसी मेडिसिन देता है ना, ये थोड़ा ना कहता है मैं आज मेडिसिन दे रहा हूँ और इसका जो फ़ायदा है आपको 1 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा। नहीं, आप मेडिसिन खाते हो और आपको रिजल्ट देखने को मिलता है काफ़ी हद तक। तो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में क्या होता है कि डायग्नोस्टिक स्टडीज़ जो होती हैं वो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस देती हैं एक भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बाय द डिस्कवरी ऑफ रेलेवेंट वेरिएबल्स को डिस्कवर करके डिस्कवरिंग और एनालाइजिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को मतलब के लिए उन्होंने इसको पहले से ही डिस्कवर किया होता है और उसको एनालाइज किया होता है कि वो फर्क करेगा या नहीं करेगा। नैदानिक अध्ययन प्रासंगिक चरों की खोज, किसी विशेष समस्या की खोज या विश्लेषण द्वारा किसी विशिष्ट समस्या के समाधान जैसे उदाहरणों पर लागू होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि डायग्नोस्टिक रिसर्च आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च के बारे में दिया हो, ऑप्शन में डायग्नोस्टिक रिसर्च हो, तो आप पता लगा सकते हो एक मेडिकल आप क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू कि अगर आपको कोई बीमारी है तो वहाँ पे आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड है या नहीं है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप डायग्नोस्टिक रिसर्च को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पर। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, तो इट स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिफाइज न्यू प्रॉब्लम। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, ये नई प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है वो एक तरह की रिसर्च होती है जो कि कंडक्ट की जाती है बिकॉज अ प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। क्योंकि एक्सप्लोर का मतलब क्या, आप खोज कर रहे हो, तो वो रिसर्च आप कब करते हो, तो वो रिसर्च आप जब करते हो जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइन ही नहीं है कि वो बेसिकली है क्यों, किस वजह से, तो आप उसके लिए आप रिसर्च करोगे। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी लिखा है लेकिन मुझे लग रहा है एक्सप्लोरेटरी बार बार दिया है, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगा, इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ये एक्सप्लेनेटरी ना होकर के क्या है, ये एक्सप्लोरेटरी है, ठीक है। तो अब देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो हेल्प करती है डिटरमाइन दी बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें आप बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन को डिटरमाइन करें, डेटा कलेक्शन मेथड्स को डिटरमाइन करने में मदद करेगी और सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में मदद करेगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी कि अगर मान लीजिए आपको अपने 12th के लिए, अपने 11th के लिए स्ट्रीम चूज़ करनी है आफ्टर योर 10th, तो अब आपको क्या करना होगा, स्ट्रीम का पता चूज़ करने के लिए आपको क्या करनी होगी, रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप फॉलो करोगे। अब आप पता लगाओगे कि अगर आप ये
सब्जेक्ट लेते हो तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, इसके क्या स्कोप रहेंगे, क्या क्या आप किस किस फील्ड में आप जा सकते हो एंड ऑल। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। गिवन इट्स फंडामेंटल नेचर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑफन कंक्लूड्स दैट अ परसीव्ड प्रॉब्लम डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है यहाँ पर जो उसका उद्देश्य रहता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो टेस्टिंग के कंपैरिजन में, ठीक है, यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान, यहाँ व्याख्यात्मक कहा है। चलिए, ये नई समस्याओं की संरचना और पहचान करता है। खोजपूर्ण शोध एक प्रकार का शोध है क्योंकि एक समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित जो है वो नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर हम किसी भी एक समस्या की बात करें तो उसको पूरी तरह से आप नहीं क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। खोजपूर्ण शोध सर्वोत्तम शोध डिजाइन, डेटा संग्रह पद्धति और विषय के चयन को निर्धारित करने में मदद करता है। इसकी मौलिक प्रकृति को देखते हुए खोजपूर्ण शोध अक्सर यह निष्कर्ष निकालता है कि एक कथित समस्या वास्तव में मौजूद नहीं है और व्याख्यात्मक शोध का उद्देश्य उनके परीक्षण के बजाय परिकल्पना का विकास करना रहता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो रिलाय करती है सेकेंडरी रिसर्च पे, जैसे कि आपकी रिव्यू हो जाए, मतलब रिव्यूइंग होगा, आप जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसका आप रिव्यू करोगे, या फिर आप डेटा को, या फिर कोई आप क्वालिटेटिव अप्रोच करोगे, जैसे कि आप इनफॉर्मल डिस्कशन करोगे कंज्यूमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, या फिर आप फॉर्मल अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करोगे तो आप डेप्थ में जाओगे, यानी कि आप इंटरव्यू लोगे। जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो ना तो आप डेप्थ से उसकी क्वालिटीज़ को निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो फॉर्मल में आ जाता है कि इंटरव्यूज है, क्योंकि आपको डेप्थ से निकालना है कि उसकी नॉलेज कितनी है, किस तरह से वो सोचता है, ठीक है। फोकस ग्रुप्स बनाएंगे आप, प्रोजेक्टिव मेथड्स रखेंगे, केस स्टडीज करेंगे, पायलट स्टडीज करेंगे। तो द इंटरनेट अलाउ फॉर रिसर्च मेथड्स दैट आर मोर इंटरेक्टिव इन नेचर। इंटरनेट अलाउ करते हैं उस रिसर्च के लिए जो उस रिसर्च मेथड के लिए जो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो नेचर में। एग्जाम्पल RSS फीड्स एफिशिएंटली सप्लाई रिसर्चर्स विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर कुछ मेजर सजेशंस होते हैं, रिसर्च रिजल्ट जो भी है वो आपको ईमेल के थ्रू पहुँचाए जाते हैं। रिसर्चर्स बाय सर्विसेज जैसे कि गूगल अलर्ट्स हो गया, कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च रिजल्ट्स हो गए, इनको ट्रैक किया जाता है लंबे समय तक, टाइम बाय टाइम, ठीक है। और ये वेबसाइट्स वगैरह भी होती है, इनको भी क्रिएट किया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड फीडबैक या किसी भी सब्जेक्ट पर ये क्या कर सके, आपको अट्रैक्ट कर सके। तो देखिए, खोजपूर्ण शोध जो है वो अक्सर द्वितीयक अनुसंधान पर निर्भर करता है, जैसे कि उपलब्ध साहित्य या फिर डेटा की समीक्षा, या गुणात्मक दृष्टिकोण जैसे कि उपभोक्ता, कर्मचारियों, प्रबंधन या प्रतियोगियों के साथ अनौपचारिक चर्चा और गहन साक्षात्कार, फोकस समूह, प्रोजेक्टिव तरीके और मामले के माध्यम से अधिक औपचारिक दृष्टिकोण अध्ययन या पायलट अध्ययन। अब देखिए, इंटरनेट अनुसंधान विधियों के लिए अनुमति देता है जो प्रकृति में अधिक संवादात्मक हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो RSS फीड शोधकर्ताओं को नवीनतम जानकारी के साथ कुशलतापूर्वक आपूर्ति करता है। गूगल अलर्ट जैसी सेवाओं द्वारा शोधकर्ताओं को प्रमुख खोज इंजन, खोज परिणाम ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। व्यापक खोज परिणामों को गूगल रुझान जैसी सेवाओं द्वारा लंबे समय तक ट्रैक किया जा सकता है और वेबसाइटों को किसी भी विषय पर विश्वव्यापी प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए बनाया जा सकता है। अब है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, जहाँ पर कि आप क्या करते हो कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज व्हाट विच यूटिलाइजेज हिस्टोरिकल सोर्सेज। यहाँ पर आप जो भी ऐतिहासिक सोर्सेज रहे हैं उनको यूटिलाइज करते हो, जो कि डॉक्यूमेंट्स या जो भी रिमेन्स पहले के पाए जाते हैं उनके थ्रू। तो टू स्टडी इवेंट और आइडियाज ऑफ द पास्ट, यानी कि अगर आप पास्ट के किसी भी इवेंट या किसी भी आइडिया को स्टडी कर रहे हो जिसमें कि फिलॉसफी आ रही है किसी पर्सन की या फिर ग्रुप की एक रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो आपका क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक शोध वह है जो ऐतिहासिक स्रोतों जैसे दस्तावेजों के अवशेष आदि का उपयोग अतीत की घटनाओं या विचारों का अध्ययन करने के लिए करता है, जिसमें किसी भी दूरस्थ समय पर व्यक्ति और समूह के दर्शन शामिल होते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हिस्टोरिकल रिसर्च तो इजी रहता है। एक्शन रिसर्च, इसका मतलब वो ये है कि एक्शन रिसर्च जो होती है रिफ्लेक्टिव प्रोसेस होती है प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिस पे वर्क कर रहा हो दूसरों के साथ, ठीक है, टीम्स में या फिर उसकी कम्युनिटी के पार्ट की तरह, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, ये इम्प्रूव करता है द वे दे एड्रेस इशूज़, मतलब उस तरीके को जिससे कि ये किसी भी इशू के साथ एड्रेस करते हैं या फिर किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्शन रिसर्च जो होता है
है उसको अंडरटेकिंग किया जाता है लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि असिस्ट करते हैं, गाइड किए जाते हैं किसी भी प्रोफेशनल रिसर्चर्स के द्वारा। ठीक है, इनका जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि ये स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करें, प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें, नॉलेज को इम्प्रूव करें इन्वायरमेंट्स के, ठीक है, जिसमें कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च नाम से पता चल रहा है कि आपको कुछ करना है, ठीक है, बेसिकली आपको कोई प्रतिक्रिया करनी है। तो एक्शन रिसर्च जो है प्रगतिशील समस्या समाधान की एक चिंतनशील प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के नेतृत्व में, टीमों में या अभ्यास के समुदाय के हिस्से के रूप में काम करती है, ताकि वे मुद्दों को संबोधित करने और समस्याओं को हल करने के तरीके में क्या कर सकें, सुधार कर सकें। कार्य अनुसंधान बड़े संगठनों या संस्थानों द्वारा भी किया जा सकता है। पेशेवर शोधकर्ताओं द्वारा सहायता प्राप्त या निर्देशित उनकी रणनीतियाँ, प्रथाओं और वातावरण के ज्ञान में सुधार के उद्देश्य से हैं जिसमें वे अभ्यास करते हैं। यहाँ पर बोला है कर्ट लेविन, तो ये एक प्रोफेसर थे, ठीक है, MIT में। तो इन्होंने फर्स्टली कॉइंड किया था इस टर्म को एक्शन रिसर्च। पूछा जा सकता है कि एक्शन रिसर्च सबसे पहले ये जो टर्म है किसके द्वारा कॉइन की गई थी, तो कर्ट लेविन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो अबाउट 1944 में की गई थी और ये इट अपीयर्स इन हिज 1946 पेपर। नहीं, कर्ट लेविन का 1946 में एक पेपर पब्लिश हुआ होगा, उस पेपर में इस की बात की गई थी या फिर ये आई थी सामने। तो एक्शन रिसर्च हो गई या फिर माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स हो गई, उस पेपर में उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक्शन रिसर्च को। अच्छा, ये पेपर का नाम है शायद एक्शन रिसर्च और माइनॉरिटी प्रॉब्लम। 1946 में पेपर आया था कर्ट लेविन का, एक्शन रिसर्च और माइनॉरिटी प्रॉब्लम। उस पेपर में जो है वो एक्शन रिसर्च को डिस्क्राइब किया था एक कंपैरेटिव रिसर्च के एक तरह, उस कंडीशन मतलब कंडीशंस पर या फिर इफेक्ट्स पर, सोशल एक्शन के वेरियस फॉर्म्स पर। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है कि एक रिसर्च जो कि सोशल एक्शन से लीड कर रही हो, यूज़ कर रही हो, यहाँ पर स्पायरल हो स्टेप्स के और हर कुछ कंपोज हो एक सर्कल ऑफ प्लानिंग के तहत, ठीक है, और जो भी फैक्ट और फाइंडिंग हो वो आपके एक्शन के रिजल्ट पर बेस्ड हो। तो कर्ट लेविन जो तब MIT में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने पहली बार 1944 में एक्शन रिसर्च शब्द गढ़ा था और ये उनके 1946 के जो पेपर था एक्शन रिसर्च और माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स, उसमें दिखाई दिया था। उस पेपर में उन्होंने क्रियात्मक शोध को सामाजिक क्रिया के विभिन्न रूपों की स्थितियों और प्रभावों पर एक तुलनात्मक शोध और सामाजिक क्रिया की ओर ले जाने वाले शोध के रूप में वर्णित किया, जो चरणों के एक सर्पिल का उपयोग करता है जिनमें से प्रत्येक योजना के एक चक्र से बना है। कार्रवाई और कार्रवाई के परिणाम के बारे में तथ्य खोज। सो आई होप आपको सब्जेक्ट पसंद आया होगा और जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं रिसर्च के वो वहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सेशन पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।